हिंदू, मुस्लिम, जात, धर्म, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, इससे सिर्फ युवा को ही समस्या हो रही है और उसे ही बर्बादी मिल रही है। इससे ज्यादा कुछ नहीं है और इसके नाम पर वोटिंग बंद होना चाहिए। लेकिन ये खेल क्यों करना भाई? जब तक मिडिल क्लास, पुअर क्लास, हिंदू मुस्लिम नहीं करेगा तो सरकार चलेगी कैसे? अब अगर अंग्रेजों के जमाने के एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करने की कोशिश किया जाएगा, वो भी 21st सेंचुरी में, तो फेल तो होगा ही। कि आजादी के 76 साल बाद भी लोअर कास्ट वालों के साथ आज भी वैसे ही ट्रीट किया जाता है जैसे कि आजादी के पहले किया जाता था। आज के टाइम में हर कोई अब्रॉड जाना चाहता है, या तो पैसा कमाने के लिए या फिर पढ़ने के लिए। और अगर कोई 50-60 लाख रुपए लगाकर चला भी जाता है बाहर और साल का 5-6 लाख रुपए भी पाता है तो भी बहुत गर्व की बात समझी जाती है। पर कोई ये मुद्दा नहीं उठाता कि आखिर ऐसी नौबत आई क्यों रही है कि लोगों को बाहर जाना पड़ रहा है, चाहे वो पढ़ने के लिए हो या फिर कमाने के लिए। देश में सिर्फ हिंदू मुस्लिम को लेकर असल मुद्दे को दबा दिया जाता है। रितु लिखती है कि 2132 रैंक आने पर भी उन्हें इंडियन मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला, सिर्फ और सिर्फ रिजर्वेशन की वजह से। लेकिन यहीं पर उनकी एक फ्रेंड थी जिनकी रैंक 2500 थी, लेकिन उन्हें इंडियन मेडिकल कॉलेज में बहुत ही इजीली एडमिशन मिल गया, जस्ट बिकॉज ऑफ रिजर्वेशन। उसके बाद रितु वापस अब्रॉड चली जाती हैं, उसके बाद वापस आती हैं MBBS करने के बाद। तो हमारे इंडिया में रिजर्वेशन की वजह से उन टैलेंटेड स्टूडेंट को मौका नहीं दिया जाता है जो उसके रियल में हकदार होते हैं, और सिर्फ रिजर्वेशन की वजह से उन टैलेंटेड की जगह एक कम स्किल्ड स्टूडेंट को मौका मिल जाता है, जिसके पास ना ही तो एक अच्छा टैलेंट है और ना ही कोई कर्तव्य। और यही सबसे बड़ा कारण है कि हमारे इंडिया में 57% डॉक्टर्स ऐसे हैं जिनके पास फेक डिग्री है, और इसी फेक डिग्री की वजह से आज हमारे इंडिया में गलत इलाज की वजह से सबसे ज्यादा लोगों की जान चली जाती है। AI के एक टैलेंटेड पर्सन लिखते हैं कि वो एक VFX आर्टिस्ट है और उनके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है, पर सैलरी सिर्फ 40,000 रुपए मिलती है, वो भी मुंबई जैसी सिटी में। फाइनली वो बाहर जाने का ऑप्शन चूज करते हैं और आज के टाइम में वहां से वो बहुत ही अच्छी सैलरी ले रहे हैं। हमारे इंडिया में सबसे बड़ा चैलेंज है माइंडसेट। US में आपके पास थिंकिंग फ्रीडम है, रिस्क लेने की फ्रीडम है, सॉल्यूशन ढूंढने की फ्रीडम है, बट इंडिया में एक मैनेजर को अपने बॉस मालिक के तलवे के नीचे ही दब के रहना पड़ता है, भले ही उसके पास इनोवेटिव आइडिया क्यों ना हो। ये तो बस कुछ 1-2 एग्जाम्पल है, लेकिन पूरा इंटरनेट ऐसे एग्जाम्पल से भरा पड़ा है और सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं। कोई कास्ट रिजर्वेशन से परेशान है, कोई लो पे स्किल से, तो कोई टॉक्सिक वर्क इन्वायरमेंट से। शायद ही कोई ऐसा देश है जो वैल्यूएबल गुड्स की जगह वैल्यूएबल पीपल्स ट्रांसपोर्ट करता हो। इंडिया के लोग अगर बाहर जा रहे हैं तो उसे बहुत बड़ा मुद्दा नहीं समझा जाता है, और सिर्फ इसकी वजह से हर साल इंडियन इकोनॉमी में 1.41 लाख करोड़ का नुकसान उठाना पड़ता है। सुंदर पिचाई, सत्य निडेला, शांतनु नारायण, अरविंद कृष्णन, लक्ष्मी नारायण सरवत, पराग अग्रवाल ट्विटर्स, हालांकि ये अभी नहीं है, ऐसे ढेरों एग्जाम्पल भरे पड़े हैं आज की डेट में। अब आप एक बात ध्यान दीजिए कि इतनी बड़ी बड़ी कंपनी के CEO अगर इंडियंस हैं तो उनमें कुछ तो बात होगी। आई नो कि वो आगे की पढ़ाई US में किए होंगे, लेकिन इंडिया में जितनी भी जायंट्स कंपनी हैं शायद ही उनका CEO कोई फॉरेनर होगा। तो जाहिर सी बात है कि इंडियन कल्चर नेपोटिज्म से भरा पड़ा है। तो इन्हीं चीजों के बारे में आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। द फेल्ड एजुकेशन सिस्टम। इंडियन एजुकेशन सिस्टम के ऊपर तो आपने काफी सारी वीडियो देखी होंगी कि हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम सिर्फ रट्टा बेस पर आधारित है, यानी कि आपके आंसर सेम टू सेम बुक से मिलने चाहिए और जितना अच्छा मैच करेगा आपको उतना अच्छा नंबर मिलेगा। लेकिन यहीं पर इसका भी ध्यान रखा जाता है कि आपने कहीं किसी से कॉपी तो नहीं किया हुआ है, यानी कि अगर वर्ड सेम मिलते हैं तो इसका मतलब है कि आपने कॉपी किया हुआ है, वहाँ पर आपके नंबर कट जाएंगे। और इंडिया में क्या, यहाँ पर असाइनमेंट सिर्फ सबमिट करने होते हैं, उसके अंदर कुछ भी हो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, बिकॉज उस पर कोई केयर ही नहीं करता है। अब अगर अंग्रेजों के जमाने के एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करने की कोशिश किया जाएगा, वो भी 21st सेंचुरी में, तो फेल तो होगा ही। आज हर किसी के पास ग्रेजुएशन, इंजीनियर, डॉक्टर्स की डिग्री है, बट रियलिटी इज दैट 80% डिग्री होल्डर्स के पास कोई स्किल्ड ही नहीं है। अगेन द सेम पॉइंट्स। डिग्री के बेस पर अगर किसी के पास स्किल्ड है तो उसे न तो अच्छे समझा जाता है और न उसे मौका दिया जाता है, और न ही उसके काम के बदले वो फीस दी जाती है जिसके वो काबिल होता है, और देखते ही देखते वो बंदा भी अब्रॉड चला जाता है। तो ये सबसे बड़ा कारण है लोगों का बाहर जाके पैसा कमाने का। देखिए, विदेशों में ऐसा नहीं है कि प्राइवेट स्कूल में सिर्फ अमीर के बच्चे पढ़ेंगे और गवर्नमेंट स्कूल में सिर्फ गरीब के बच्चे। वैसे तो विदेशों में ज्यादातर स्कूल गवर्नमेंट ही हैं, तो इसलिए वहाँ पर हर कोई इक्वल है, वो अमीर हो या गरीब हो, वो किसी भी स्कूल में आसानी से जा सकता है। लेकिन इंडिया में क्या है, इंडिया में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सिर्फ एक बिजनेस बनकर रह गया है, एक धंधा, एक मोटा पैसा कमाने का जरिया बना दिया गया है। करेंटली इंडिया में दिल्ली गवर्नमेंट इस पे अच्छे से वर्क कर रही है। हालांकि बहुत ज्यादा कामयाबी तो नहीं मिली है, बट उन्होंने कोशिश तो किया है, एक अच्छी शुरुआत तो की है, जहां पर दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा सभी प्राइमरी स्कूलों को एक प्राइवेट स्कूल जैसा बना दिया गया है।
हमारे इंडिया में अगर आप ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपसे आपका बोर्ड पूछा जाएगा, आप सीबीएसई बोर्ड से हैं कि आईसीएसई बोर्ड से हैं या फिर यूपी बोर्ड से हैं। अगर सीबीएसई बोर्ड से हैं या फिर आईसीएसई बोर्ड से हैं फिर तो ठीक है, बच्चा टैलेंटेड है, पढ़ने लिखने में ठीक ही होगा। वहीं पर अगर आप यूपी बोर्ड से हैं या फिर हरियाणा बोर्ड से हैं या फिर बिहार बोर्ड से है, ईटीसी जितने भी बोर्ड्स हैं, इन बच्चों के साथ एक अलग प्रकार से ही ट्रीट किया जाता है। तो शायद अगर इंडिया में सिर्फ एक ही बोर्ड होता तो बच्चों को उतनी प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ती, और जो कि एक बहुत अच्छा ऑप्शन भी होगा। देखिए, टीचर्स को एग्जाम में कुछ मोस्टली पॉइंट चेक करने चाहिए, जैसे कि स्टूडेंट की क्रिटिकल थिंकिंग क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कंडीशन कैसी है, एंड कॉलेज लेवल वर्क कैसा है, और आने वाले टाइम में ये बच्चा कैसा परफॉर्म करेगा, और उसी के बेस पे उसे डिजायर कॉलेज यूनिवर्सिटी दे दी जाए। हमारे इंडिया में क्या है कि यहाँ पर अगर बच्चा पढ़ा लिखा नहीं है फिर भी वो सिर्फ पैसों के दम पर एक अच्छा सर्टिफिकेट तैयार कर लेगा, जो कि एक टॉपर से भी बेहतर हो। इंडिया हर साल स्विट्जरलैंड जितने इंजीनियर्स प्रोड्यूस कर देता है। रिसर्च एंड लर्निंग के लिए इंडिया सिर्फ 0.69% ही स्पेंड करता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि रितु की रैंक अच्छी थी फिर भी उन्हें एडमिशन नहीं मिला, लेकिन उसकी फ्रेंड को मिल गया सिर्फ रिजर्वेशन बेस पे। इंडिया में लगभग 80% लोग जो वेल स्किल्ड है, टैलेंटेड है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ रिजर्वेशन की वजह से वो पीछे रह जाते हैं। देखिए, रिजर्वेशन क्यों मिला आपको बताने की जरूरत नहीं है, बिकॉज पहले लोअर कास्ट वालों के साथ जो होता था ना, वो आप और हम सब जानते हैं। ना तो वो किसी को छू सकते थे, ना किसी कुएं से पानी पी सकते थे, इवन कि वो ब्राह्मण को छू भी नहीं सकते थे, और खाना पीना तो बहुत दूर की बात थी। और इसी इक्वलिटी को बनाए रखने के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने लेके आए आरक्षण, रिजर्वेशन, सिर्फ 10 साल के लिए, ताकि गरीब लोअर कास्ट का कुछ अच्छा हो सके। और टाइम के साथ थोड़ा थोड़ा स्पेंड करते गए और आज आरक्षण एक राजनीति मुद्दा बन गया है। जैसा कि आप और हम बहुत से लोग सोचते हैं कि अब आरक्षण की जरूरत नहीं है, इसे खत्म कर देना चाहिए। लेकिन यहीं पर दूसरा सच ये भी है कि आजादी के 76 साल बाद भी लोअर कास्ट वालों के साथ आज भी वैसे ही ट्रीट किया जाता है जैसे कि आजादी के पहले किया जाता था। हालांकि जाति के नाम पर तो सबको रिजर्वेशन दिखता है, लेकिन जाति के नाम पर भेदभाव किसी को नहीं दिखता। सो दैट्स वाई आजादी के 76 साल बाद भी आज भी रिजर्वेशन ऐसे ही बना हुआ है, और कहीं न कहीं न चाहते हुए आज भी इसको बनाए रखने की जरूरत है। कई वीडियो कमेंट को मैंने देखा जहाँ पर लोगों ने कहा कि कास्ट फ्रीडम इंडिया में होना चाहिए, अच्छी पहल है, सरकार चाहे तो इसे खत्म कर सकती है, लेकिन दूसरे साइड इंसान के माइंडसेट को नहीं। इंडिया में लोगों का माइंडसेट ऐसे का ऐसे ही रहने वाला है, वो कभी भी सुधरने वाला नहीं है। और हमारे भारत में जातिवाद, हिंदू मुस्लिम, जाति धर्म, हिंदुस्तान पाकिस्तान, इसके बेस पर कोई भी राजनेता भारत के किसी भी क्षेत्र में आसानी से जीत जाता है। आई नो कि बहुत दुख होता है जब आपसे कम नंबर लाने वाला आपका फ्रेंड किसी भी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में सीट मिल जाए और आप बैठे रह जाए, पर क्या करें, अगर आप भारत में हैं तो इस चीज को तो आपको झेलना ही पड़ेगा। अब थोड़ी देर पहले हमने कहा हुआ था कि इंडियन वर्क कल्चर आइडियल नहीं है किसी भी फील्ड में काम करने के लिए। फॉरेन में क्या होता है कि जहाँ पर 80% वर्क होता है और 20% गॉसिप, लेकिन इंडिया में जस्ट इसका उल्टा है। यहाँ पर 80% गॉसिप होता है और 20% वर्क, और वो भी फालतू का बहस। और अगर आप भी इस पॉलिटिकल बहस में शामिल नहीं होते हैं तो आपको भी एक एटीट्यूड, ईगो वाला समझा जाता है। लेकिन दूसरी बात यह भी है कि आपसे गधों की तरह काम लिया जाता है, बिकॉज कारपोरेट फील्ड में आपके आने का टाइम तो है लेकिन जाने का कोई टाइम नहीं। और दूसरा जो हमने पहले बात किया हुआ था कि यहाँ पर कोई नई चीज, नया बदलाव एक्सेप्ट ही नहीं करता है। जो ट्रेडिशनल चल रहा है बस चलने दो, स्मूथ चलने दो। आपके इनोवेशन में, बदलाव में किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है। और अगर आप किसी बॉस नीचे काम करते हैं और जरा से उसमें इनोवेशन, नए बदलाव लाते हैं तो सबसे पहले आपको बाहर निकाला जाएगा। यूएस वर्सेस इंडिया। अच्छा, क्या सबसे बड़ा कारण है जिससे सभी बड़ी बड़ी जायंट्स कंपनियां सिर्फ यूएस में ही है और इंडिया में कुछ गिनी चुनी कंपनियां ही हैं, और वो भी लिमिटेड है। और ये आप बहुत अच्छे जानते हैं कि आने वाला टाइम एआई का है। यूएस में हर 5 डॉक्टर में से 1 डॉक्टर इंडिया का है। यूएस में आपके इनोवेशन की, आपके आइडिया की, आपके स्किल की कदर की जाती है, लेकिन इंडिया में आपके कदर की, आपके इनोवेशन की, आपके आइडिया कोई इज्जत नहीं है। करना है करो, नहीं करना है चले जाओ, दूसरा खड़ा है आपकी जगह बैठने के लिए। पूरे इंडिया में सिर्फ कॉपी पेस्ट वाला सिस्टम ही चल रहा है, कुछ अलग कहीं भी नहीं है। ऐसा कोई एप्स, ऐसा कोई सॉफ्टवेयर चलता है पूरे वर्ल्ड वाइड में? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। सिर्फ अल्टरनेटिव प्रोडक्ट ही चल रहे हैं, सिर्फ उन्हीं को यूज किया जा रहा है और उन्हीं कॉपी पेस्ट किया जा रहा है, फिर से कुछ नया डेवलप किया ही नहीं जा रहा है। दूसरी चीज, जहाँ पर यूएसए R&D में 2.7% खर्च करता है, चाइना 2.1%, इजराइल 4.3% एंड साउथ कोरिया 4.6%। वहीं पर इंडिया इतनी बड़ी कंट्री होने के बाद भी सिर्फ 0.67% ही खर्च करता है। और सबसे खास बात यह है कि यूएस में R&D पर गवर्नमेंट ज्यादा प्राइवेट सेक्टर खर्च करते हैं, और गवर्नमेंट क्या करता है, उन्हें टैक्स में छोड़ देता है। इससे वो और ज्यादा डेवलप करते चले जाते हैं। द पॉपुलेशन, देखिए इंडिया में हर साल जितने ग्रेजुएट्स हो रहे हैं उतने लोगों की ना तो गवर्नमेंट सेक्टर में जरूरत है और ना ही जगह है। और सिर्फ इस डिग्री के बेस पर, इस कागज के टुकड़े के बेस पर आपको किसी भी फील्ड में जॉब मिलने वाली नहीं है, बिकॉज स्किल तो आपके अंदर है ही नहीं। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। हाँ, यहाँ पर दूसरी बात यह है कि अगर आपके बाप के पास ज्यादा पैसा है तो आप यूएस खुद चले जाओगे, लेकिन आपका बैकग्राउंड बहुत ही वीक है
तो आपके पास एक अच्छी स्किल्ड होनी बहुत जरूरी है। इतनी बड़ी पॉपुलेशन के बीच हर किसी के पास बड़ी बड़ी डिग्रियां रखी हुई हैं और सिर्फ एक दो नहीं, कम से कम 4-5 डिग्रियां हैं। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा मैटर करेगा वो है आपका स्किल्ड, लेकिन उसकी भी इंडिया में कोई कदर नहीं होने वाली है। ऐसी बड़ी बड़ी कंपनी में अगर हमारे इंडियंस हो तो हमारे देश की छाती चौड़ी हो जाती है। पर कभी आपने नोटिस किया कि कोई भी कंपनी जिसका सीईओ कोई फॉरेनर हो, फॉरेनर को छोड़ो, हमारे इंडिया में सिर्फ और सिर्फ फैमिली मेंबर ही उसमें ट्रांसफर होते हैं। पर यहाँ पर मजे की बात तो ये है कि आप फॉरेन में सीए तो बन सकते हैं, भले ही वो कंपनी यूएस की हो, ट्विटर, माइक्रोसॉफ्ट, एडोबी, पर कभी भी इंडिया में गोदरेज, महिंद्रा, अडानी, अंबानी, बजाज, इन कंपनियों के सीईओ कभी नहीं बन सकते हैं। सेम चीज हमारे यहाँ पॉलिटिक्स में भी है। कमला हैरिस अगर वाइस प्रेसिडेंट बन जाती हैं यूएस की तो ये बहुत गर्व की बात है। लेकिन वहीं पर जब बात आती है सोनिया गांधी की तो उन्हें कहा जाता है कि वो एक इटालियन है, द पॉलिटिशियन। तो पॉलिटिक्स सारा खेल इन्हीं का है। क्या आपको नहीं लगता कि गवर्नमेंट को इन सब चीजों का नहीं पता होगा? डेफिनेटली जरूर पता होगा, लेकिन ये खेल क्यों करना भाई? जब तक मिडिल क्लास, पुअर क्लास, हिंदू मुस्लिम नहीं करेगा तो सरकार चलेगी कैसे? इंडिया में चलता है माइंडली पॉलिटिकल टेक्निक्स। अब टाटा का एग्जांपल ले लीजिए। टाटा नैनो प्रोजेक्ट को वेस्ट बंगाल से गुजरात में शिफ्ट करना पड़ा सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी की प्रोटेस्ट की वजह से। अब ममता बनर्जी ने वहाँ के लोगों में ये डर पैदा कर दिया कि ये बहुत बड़ी कंपनी है, आपकी जमीनें छीन लेंगी और आने वाले टाइम में आपके बच्चे भूखे मरेंगे और आपकी जमीनें भी उपजाऊ वाली नहीं होंगी। पर दूसरा सच तो दिखाया नहीं कि अगर वहाँ पर ये कंपनी स्टार्ट होती तो कितनी लोगों को रोजगार मिल जाता, और उसके साथ ही एक बड़ी कंपनी दूसरी बड़ी कंपनी को अट्रैक्ट भी तो करेगी, जिससे और भी बड़ी बड़ी कंपनियां वहाँ पर जाएंगी, जिससे लोगों को और भी ज्यादा रोजगार मिलेगा। तो सिक्के के सिर्फ एक पहलू को दिखाया जाता है, भोली भाली आम जनता को। सिक्के के दूसरे पहलू को दिखाया ही नहीं जाता है। कास्टिज्म, रिलीजन्स, करप्शन, लो लॉ एंड ऑर्डर, पुअर एजुकेशन सिस्टम, जब तक ये सब है तब तक ये ऐसे ही चलने वाला है और ये कभी सुधरने वाला भी नहीं है। यहाँ पर कुछ नया करने की कोशिश करो तो आपका मजाक बना दिया जाता है। पर सच तो ये है कि आप बिना नेटवर्क बनाए पैसा कमा ही नहीं सकते हैं। सिर्फ जॉब कर सकते हैं या फिर मजदूरी कर सकते हैं, जो कि इससे आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते हैं। सिर्फ अपना और अपने परिवार का पेट भर सकते हैं, इतना ही कर सकते हैं। आज भारत में इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां कैसे बन गई? जस्ट ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। ये सिर्फ अपना एक बार नेटवर्क फैला देते हैं और उससे हमेशा मार्केटिंग करते हैं, यानी कि पैसा बनाते हैं। जैसे कि अडानी इलेक्ट्रिसिटी, आप बिजली का बिल हर महीने भरते हैं। रिलायंस जियो, आप हर महीने मोबाइल का रिचार्ज करवाते हैं, और ऐसे ढेरों एग्जाम्पल हैं। तो ये एक नेटवर्क है जो बड़ी बड़ी कंपनियों द्वारा फैलाई गई है और हम सिर्फ बिल पेमेंट करते हैं। कुछ बड़ा करना है तो आपको खुद से एनालाइज करना पड़ेगा, खुद से रिसर्च करनी पड़ेगी और खुद से ही सही गलत की पहचान करनी पड़ेगी, ताकि आपका आने वाला जनरेशन एक आसान जिंदगी जी सके। अदरवाइज जिस प्रकार से आज आप हैं, आपकी कंडीशन है, ठीक उसी प्रकार आपके बच्चों की भी कंडीशन होने वाली है, क्योंकि बदलाव कहीं कहीं से तो करना ही पड़ेगा। आई होप गाइस की वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर दें, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर कर देना। फिर मिलते हैं किसी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट।